मैं किरण यादव आप सबको कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के इतिहास की पुस्तक के बारे में अध्ययन करवा रही हूँ। पुस्तक का नाम है भारत और समकालीन विश्व 2। भारत और समकालीन विश्व 2। हमने कल थोड़ा बहुत अध्ययन किया था इस पुस्तक के अध्याय 1 के बारे में और आज थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। हमने कल अध्ययन किया था कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि फ्रांसीसी क्रांति और क्रांति के दौरान राष्ट्र का विचार कैसे आया। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार हमने ये अध्ययन किया था और इसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। कि जो राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुई वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कदम उठाए उसमें पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को सामने लाया। नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया। जो ईस्ट स्टेट जर्नल थी उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू भी की थी जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क था ना उसको समाप्त कर दिया गया। एक समान भार और नाप की व्यवस्था की गई और फ्रांसीसी को आम लोगों की भाषा बन गई और यहाँ की जो भाषा बनाई गई उस भाषा का नाम था फ्रांसीसी। उसके बाद नेपोलियन का शासक आया और फ्रांस में इसका शासक रहा 1799 से 1815 तक शासन किया। इसने एक संहिता लेकर आई थी 1804 में जो हमने इसके बारे में पढ़ा था और ये संहिता थी कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाए रखना, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया, किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। हमने पढ़ा था कि जागीरदारी क्या है, जो उद्योगपति और किसान जो भी सामान बनाते हैं उसका कुछ हिस्सा कर के रूप में किसको देते थे, सरकार को देते थे ना, वो जागीरदारी है। यातायात और संचार प्रणाली में सुधार किया गया। नेपोलियन के समय यातायात का मतलब आवागमन की सुविधाओं में वृद्धि हुई थी और संचार व्यवस्था थी ना उसमें भी सुधार लाया गया था। हम आज पढ़ेंगे अब यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, कि जो यूरोप देश था उसमें राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। हम यूरोप के आज के नक्शे को या मध्य 18वीं सदी के नक्शे को देखेंगे ना तो उसके राष्ट्र राज्य वैसे नहीं मिलेंगे जैसे वर्तमान में है, जिन्हें आज हम जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाही डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। और ये स्वायत्त क्षेत्र थे ना, ये क्या है, जिस क्षेत्र पर स्थानीय स्वशासन का अधिकार प्राप्त हो, जो अपने अधीन या नियंत्रण में हो, उसे कहा जाता है स्वायत्त क्षेत्र। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। निरंकुश जिस पर किसी का अंकुश न हो, वो निरंकुश शासन होता है। इन इलाकों के तरह तरह के लोग रहते थे। जो ये इलाके हैं मध्य और पूर्वी यूरोप, इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते थे। इनकी सभी की अलग अलग पहचान थी, किसी की एक समान संस्कृति भी नहीं थी। ये सब अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर हम देते हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी का शासन। जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य था ना वो था हैब्सबर्ग साम्राज्य। और वो हैब्सबर्ग साम्राज्य बना था अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बनाया गया था। कि जो यूरोप था ना, मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप, इसमें एक समान संस्कृति वाले लोग भी नहीं थे, एक समान भाषा बोलने वाले लोग भी नहीं थे। यहाँ रहने वाले अलग अलग भाषा बोलते थे, विभिन्न जातीय समूह के लोग थे। इसने उदाहरण देकर बताया कि जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करने वाला कौन सा साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य था ना, वो अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग जनसमूह से मिलकर बना हुआ है। अलग अलग जनसमूह से
अब पढ़ेंगे हम जो यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। इसके उभरने के 4 कारण: यूरोपीय समाज की संरचना, उदारवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादिता और क्रांतिकारी। इन सभी के कामों से क्या हुआ? राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र का विचार उभर कर आया। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोप की समाज की संरचना कैसी थी। यूरोप की जो समाज की संरचना थी, कब से पहले की? 19वीं शताब्दी के पहले। शताब्दी बोलते हैं 100 वर्षों के समूह को। जो 19वीं शताब्दी थी, उससे पहले यूरोप के समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। 2 वर्ग था, एक था कुलीन वर्ग और एक कुलीन वर्ग उच्च वर्ग था और दूसरा था निम्न वर्ग। उस वर्ग का नाम था कर्षक वर्ग। हम जानेंगे कि जो कुलीन और उच्च वर्ग था ना, जनसंख्या में कम था, लेकिन इसका वर्चस्व ज़्यादा था। जो यूरोप था ना, उसमें वर्चस्व किसका था? कुलीन वर्ग का, जनसंख्या में कम होते हुए भी। और ढेर सारे खेतों का मालिक, मतलब जमींदार। जो यूरोप की खेती थी ना, उस पर किसका वर्चस्व था? इन्हीं कुलीन वर्गों का था। और जो अधिकार दिए गए थे, सभी अधिकार किसको मिले हुए थे? कुलीन वर्ग को। जो यूरोप के दूसरे समाज था निम्न वर्ग और कर्षक वर्ग, वो जनसंख्या भी ज़्यादा थी, लेकिन इसके पास अधिकार कुछ भी नहीं थे। अधिकार इसके पास नहीं थे, या तो जमीनहीन थे, मतलब इनके पास ज़मीन थी नहीं, और ज़मीन या थी तो किस पे थी? किराए पर लेकर रहते थे। और ये कौन सा वर्ग है? निम्न वर्ग। इन्हीं दोनों वर्गों के मध्य एक नया औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण नया वर्ग सामने आया, नया मध्यम वर्ग। और नया मध्यम वर्ग समाज था, यानी यूरोपीय समाज का असमान रूप में विभाजित 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग आया। 19वीं शताब्दी से पहले तो 2 वर्गों में था, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। निम्न वर्ग में कुलीन वर्ग था, निम्न वर्ग में तो कर्षक वर्ग और उच्च वर्ग में था कुलीन वर्ग। फिर इन्हीं के 19वीं शताब्दी के बाद इन्हीं के मध्य एक नया वर्ग आया, और उस वर्ग का नाम था नया मध्यम वर्ग। और नया मध्यम वर्ग में कौन सम्मिलित थे? इसमें सभी पढ़े लिखे लोग, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि इस नए मध्यम वर्ग में सम्मिलित थे। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद की। हमने पढ़ा यूरोप की समाज की संरचना के बारे में, कुलीन वर्ग और कर्षक वर्ग के बारे में। इसमें एक नया वर्ग है, नया मध्यम वर्ग। हम पढ़ेंगे अब इन्हीं के मध्य एक नया राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती कि जैसे 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, उन्हीं शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीबी से जुड़ गए। उदारवाद यानी लिबरेलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबेर पर आधारित था, और जो लिबेर है ना, इस लिबेर का अर्थ है आज़ाद। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब, जो नए मध्यम वर्ग समाज जो यूरोप में सामने आया था, उसने कहा कि उदारवाद का मतलब क्या है? उदारवाद का मतलब है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। कि व्यक्ति आज़ाद होना चाहिए और कानून के समक्ष सबकी क्या होनी चाहिए? बराबरी। जो उदारवादी लोग थे ना, ये लोग कैसी सरकार चाहते थे? जो सहमति से बनी हो, कि ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सहमति से बनाई गई हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, मतलब जो ये उदारवादी थे ना, फ्रांसीसी क्रांति के बाद इन्होंने चाहा जो पादरी वर्ग था ना, उसको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। इन विशेष अधिकारों की समाप्ति चाहते थे, और साथ ही में संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ये चाहते थे कि संविधान और संसदीय प्रतिनिधि की सरकार होनी चाहिए। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय है ना, फ्रांस में जो मत देने का अधिकार था केवल उन्हीं लोगों को था, उन्हीं पुरुषों
उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। मतलब संपत्ति विहीन पुरुषों को और महिलाओं को वोट देने का या मत देने का अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। मतलब संपत्तिवान पुरुषों को तो मत देने का अधिकार था और संपत्तिहीन पुरुष और महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। उन्हें राजनीतिक अधिकारों से क्या रखा गया? वंचित रखा। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति, चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरे हुए मध्यम वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। फिर तीसरा पॉइंट आया कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद का मतलब जो पहले से चली आ रही परंपराएं उनको बनाए रखना, बदलना नहीं। या ऐसा कि इसमें दिया गया है कि रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाएं और रिवाजों पर जोर देता था और तेज बदलाव के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता था। कि रूढ़िवाद ऐसा था जो पहले से आ रहे पारंपरिक उनको बनाए रखना और परिवर्तन तो चाहता था, लेकिन धीरे धीरे और क्रमिक विकास को प्राथमिकता देता था, तेजी से विकास को नहीं। 1815 में चुनाव हुए और नेपोलियन को हरा दिया गया। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपियन शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया और इन चारों प्रतिनिधियों ने मिलकर एक समझौता तैयार किया। उस समझौता का नाम है वियना समझौता। उस वियना समझौता हुआ था, सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की मेजबानी की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। किसने? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और जो ये समझौता तैयार हुआ था वियना में, इस समझौते को किस नाम से जाना गया? वियना समझौता के नाम से। और इस समझौते में 3 निर्णय लिए गए। पहला निर्णय था कि फ्रांस की सीमाओं पर, जो फ्रांस की सीमाएं थी उसके आसपास, फ्रांस की सीमाओं के आसपास कई राज्य कायम कर दिया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। जो फ्रांस था ना, उसकी सीमाओं के चारों ओर बहुत से राज्यों का विकास किया ताकि फ्रांस अपना क्षेत्रीय विस्तार न कर सके। और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को बहाल किया गया और राजतंत्र को जारी रखा गया। इस वियना समझौते के दौरान ये 3 निर्णय लिए गए थे। इसके बाद आए क्रांतिकारियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे किया, ये हम जानेंगे। कि यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया, जैसे गुप्त समाज का निर्माण किया, जिसका मुख्य मकसद और लक्ष्य, जो एक खुफिया समाज का निर्माण किया ने इन क्रांतिकारियों ने, उन सब का मुख्य मकसद था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। ऐसा ही एक व्यक्ति है इटली का,
इटली का क्रांतिकारी है जूसेप मैत्सिनी। कौन? जूसेप मैत्सिनी। ये इटालियन है और वहाँ का क्रांतिकारी है। उन्होंने अंदर ही अंदर दो गुप्त संगठन की स्थापना की थी और वो दो गुप्त संगठन थे। पहला था मार्सेई यंग इटली और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। कौन कौन से? इटली में तो मार्सेई और दूसरा जो यंग यूरोप था ना, वो कहाँ बनाया गया था? बर्न में। इसने ऐसे ही दो संगठन बनाए थे। सभी रूढ़िवादी जूसेप्पे मैत्सिनी से डरते थे क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहता। जो ये इटलियन क्रांतिकारी था जूसेप्पे मैत्सिनी, जिसने ये दो गुप्त संगठन बनाए थे ना, इन दो गुप्त संगठनों में इसके सदस्य थे, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। देखो बच्चों, जो ये चित्र है ना, ये चित्र जो इटली का क्रांतिकारी था जूसेप्पे मैत्सिनी, इसने जो दो गुप्त संगठन बनाए थे ना, उस संगठनों के बनाते हुए समय का मानचित्र है। दो जो गुप्त संगठन थे ना, एक इटली में था और एक बर्न में। हम पढ़ेंगे अब क्रांतियों का युग। कब से कब तक का? 1830 से 1848 तक।